किसी भी कंट्री के लिए उसकी आर्मी जितनी इम्पोर्टेंट होती है, कभी कभी उससे भी ज़्यादा पावरफुल होती हैं उस कंट्री की इंटेलिजेंस एजेंसीज, क्योंकि जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ी जाती, असल वॉर इन्फॉर्मेशन की होती है। और इस वॉर के असली सिपाही होते हैं सीक्रेट एजेंट्स। ये वो लोग होते हैं जो अपनी पहचान, अपना नाम और कभी कभी अपनी पूरी ज़िंदगी तक कुर्बान कर देते हैं। ये दूसरी कंट्री में जाकर वहाँ के लोगों में घुल मिल जाते हैं, उनका ट्रस्ट गेन करते हैं और धीरे धीरे उनके सीक्रेट्स अपनी कंट्री तक पहुँचाते हैं। ये अपना काम इतनी बारीकी से करते हैं कि किसी को भनक तक भी नहीं लगती कि ये कोई सीक्रेट एजेंट है। क्या पता आपका दूध वाला ही कोई सीक्रेट एजेंट हो। सुनने में ये काम जितना डेयरिंग लगता है, असल में ये उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि अगर ज़रा सी भी गलती हो जाए तो सिर्फ दुश्मनी नहीं, कभी कभी तुम्हारी अपनी कंट्री भी तुम्हें पहचानने से इनकार कर देती है। ना कोई बचाने आता है, ना कोई नाम लेने वाला होता है। और फिर शुरू होता है वो टॉर्चर जो इंसान को जिंदा रहकर भी तोड़ देता है। दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसी CIA, मोसाद, रॉ, ISI, आज भी पता नहीं कितने ऐसे एजेंट्स दूसरे कंट्रीज में छुपकर काम कर रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही एक रियल लाइफ सीक्रेट एजेंट की, जिसका नाम था रविंद्र कौशिक, और जो दुनिया में द ब्लैक टाइगर के नाम से जाना गया। सिर्फ 23 साल की उम्र में ये एजेंट इंडिया से पाकिस्तान आया एक मिशन के साथ, लेकिन जो कुछ आगे चलकर रविंद्र कौशिक के साथ हुआ वो शायद किसी ने कभी इमेजिन भी न किया हो। रविंद्र कौशिक 11 अप्रैल 1952 को श्री गंगानगर, राजस्थान में पैदा होते हैं। उनकी मदर का नाम अमला देवी था और फादर JM कौशिक, जो इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर थे। घर का एनवायरनमेंट काफ़ी डिसिप्लिन था, जहां नेशन ड्यूटी और आर्मी की बातें आम होती थी। रविंद्र अपनी ग्रेजुएशन श्री गंगानगर के SD बिहानी PG कॉलेज से कंप्लीट करते हैं। कॉलेज के टाइम से ही रविंद्र को थिएटर, एक्टिंग और डिबेट्स में काफ़ी इंटरेस्ट था। आप उनकी पिक्चर से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो अपनी कॉलेज टीम की तरफ से स्टेज शोज और कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते थे। ज़्यादातर प्लेज में रविंद्र सोल्जर या सीक्रेट एजेंट का रोल प्ले करते थे। उस टाइम शायद सिर्फ एक्टिंग लगती हो, लेकिन आगे चलकर यही एक्टिंग रियल लाइफ बनने वाली थी। फादर इंडियन एयरफोर्स में थे, इसलिए रविंद्र को आर्मी और इंटेलिजेंस वर्ल्ड की तरफ भी नेचुरल इंटरेस्ट था। फिर एक दिन जब रविंद्र लखनऊ में एक थिएटर इवेंट में परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वहाँ ऑडियंस में कुछ लोग उन्हें केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ये लोग कोई आम ऑडियंस नहीं थे, ये थे रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के ऑफिसर्स। और यहीं से रविंद्र कौशिक की लाइफ बिल्कुल नया टर्न लेती है। लखनऊ के उस इवेंट के बाद जो रॉ ऑफिसर्स रविंद्र को नोटिस कर चुके थे, वो उसकी एक्टिंग स्किल्स और कंट्री के लिए पेशेंस से काफ़ी इंप्रेस होते हैं। कुछ टाइम बाद रॉ के लोग रविंद्र से कांटेक्ट करते हैं और उसे एक स्पेशल जॉब ऑफर देते हैं, और वो जॉब होती है टू एंटर पाकिस्तान एज अ सीक्रेट एजेंट। ऑब्वियसली ये लोग सीधा ये नहीं कहते कि हम तुम्हें पाकिस्तान भेज रहे हैं एज अ सीक्रेट एजेंट, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है और रविंद्र बिना ज़्यादा सोचे इस मिशन के लिए हाँ कह देता है। इसके बाद रविंद्र को दिल्ली बुलाया जाता है, जहाँ उसकी प्रॉपर इंटेलिजेंस ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। अगले 2 साल रविंद्र की लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। इस ट्रेनिंग का सिर्फ एक गोल होता है, रविंद्र को एक कंप्लीट पाकिस्तानी सिटीजन बनाना। उसे उर्दू और पंजाबी सिखाई जाती है, इस्लाम और उसकी बेसिक टीचिंग्स के बारे में बताया जाता है, पाकिस्तानी कल्चर, हैबिट्स और लाइफस्टाइल समझाया जाता है, ताकि जब वो पाकिस्तान जाएं तो कहीं से भी आउटसाइडर ना लगे। और हाँ, ट्रेनिंग यहीं पर ख़त्म नहीं होती। रविंद्र को सरकमसाइज भी करवाया जाता है, ताकि वो एक प्रॉपर मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ पाकिस्तान में रह सकें। हाँ, सुनकर थोड़ा दर्द सा हुआ, बट ये सब सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि जो आगे रविंद्र का वेट कर रहा था वो इससे भी कहीं ज़्यादा डेंजरस और डार्क था। ये पूरे 2 साल के पीरियड के दौरान रविंद्र की फैमिली को यही लगता रहा कि वो दिल्ली में कोई नॉर्मल जॉब कर रहे हैं, बिकॉज रॉ ने रविंद्र को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे रखी थी, इस मिशन के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताना, ना फैमिली को, ना फ्रेंड्स को, ना किसी और को। आखिरकार दिल्ली में ट्रेनिंग के 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं और अब रविंद्र कौशिक सिर्फ नाम तक ही रविंद्र रहते हैं। अब उनकी नई पहचान होती है नबी अहमद शाकिर, पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद के एक सिटीजन। रॉ की तरफ से उनका पाकिस्तानी बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाता है और साथ ही 10th ग्रेड के एजुकेशन सर्टिफिकेट भी। हर डिटेल केयरफुली प्लान की जाती है ताकि कहीं भी कोई डाउट पैदा ना हो। एक तरीके से रविंद्र की इंडियन आइडेंटिटी को बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है, जैसे वो कभी इंडियन थे ही नहीं। फिर आता है वो मोमेंट जहाँ एक्टिंग और रियल लाइफ बिल्कुल मर्ज हो जाती है। 1975 में सिर्फ 23 साल की उम्र में रविंद्र कौशिक या फिर अब नबी अहमद शाकिर पाकिस्तान में एंटर करते हैं एज एन इंडियन सीक्रेट एजेंट, और यहीं से स्टोरी का सबसे रिस्की फेज स्टार्ट होता है। पाकिस्तान एंटर करते ही रविंद्र उर्फ नबी अहमद शाकिर अपनी नई लाइफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में एडमिशन लेते हैं और वहीं से अपनी LLB डिग्री कंप्लीट करते हैं। डिग्री के बाद रविंद्र पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करते हैं और मिलिट्री अकाउंट डिपार्टमेंट में क्लर्क की पोस्ट पर हायर हो जाते हैं। ये पोजीशन सुनने में छोटी लग सकती है, लेकिन असल में ये काफ़ी सेंसिटिव जगह थी।
इस रोल के जरिए रविंद्र को एक्सेस मिल जाता है पाकिस्तान आर्मी की मूवमेंट डिटेल्स, की ऑफिसर्स की पोस्टिंग और वो ट्रेन जिसमें वॉर मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता था। अब रविंद्र ने पाकिस्तान में अपनी पोजीशन का फुल एडवांटेज लेना शुरू कर दिया। जो इन्फॉर्मेशन उसे मिलती वो केयरफुली कलेक्ट करता और फिर इंडिया तक पहुंचाता। रविंद्र ज्यादातर अपने मैसेजेस लेटर्स के जरिए भेजते थे। ये लेटर्स इनविजिबल इंक में लिखे होते थे जो नॉर्मली दिखते ही नहीं थे। वो इन लेटर्स को रॉ की तरफ से दिए गए दुबई और कुवैत के एड्रेस पर मेल कर देते और फिर कुछ ही हफ्तों के अंदर ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इंडिया पहुंच जाती थी। इसी इंटेलिजेंस की वजह से इंडिया को काफी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता रहा। रविंद्र अपनी नई लाइफ में सिर्फ एक सीक्रेट एजेंट नहीं बल्कि एक नॉर्मल सिटीजन भी बन गए थे। अपने डिपार्टमेंट के एक सोल्जर की बेटी अमानत नबी से उनकी शादी हो जाती है और दोनों को एक बेटा भी होता है। इस तरह रविंद्र ने पाकिस्तान में अपनी छोटी सी फैमिली बना ली थी और कोई भी कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये आदमी असल में इंडिया का सीक्रेट एजेंट है। 1979 से 1983 तक रविंद्र पाकिस्तान आर्मी में क्लर्क के पोस्ट पर काम करते रहे। इसी दौरान वो बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इंडिया तक भेजते रहे अपने लेटर्स के जरिए। इंडिया के लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत ही क्रूशल थी और इसी काम की वजह से इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने रविंद्र को द ब्लैक टाइगर का टाइटल भी दिया। सब कुछ काफी स्मूथली जा रहा था, लाइफ, करियर, फैमिली सब परफेक्टली बैलेंस लग रहा था। लेकिन फिर आया रविंद्र की स्टोरी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। सितंबर 1983 में रॉ पाकिस्तान एक और सीक्रेट एजेंट इनायत मसीह को भेजता है ताकि वो रविंद्र से कांटेक्ट इस्टेब्लिश करे। लेकिन इस दफा किस्मत का गेम कुछ और ही होता है। इनायत मसीह पाकिस्तान की ISI इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के हाथों पकड़ा जाता है। अरेस्ट के बाद इनायत से इंटरोगेशन शुरू होती है। सीक्रेट एजेंट्स को ऐसे ट्रेनिंग दी जाती है कि वो किसी भी प्रेशर में अपने मिशन के बारे में कुछ ना बताएं। इनायत भी शुरू में बिल्कुल साइलेंट रहता है लेकिन फिर सिचुएशन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाती है। इंटरोगेशन ऐसे लेवल तक चली जाती है कि आखिरकार इनायत के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता और फिर वो सब कुछ बता देता है। इस कन्फेशन के साथ ही नबी अहमद शाकिर उर्फ रविंद्र कौशिक का कवर भी कम्प्लीटली एक्सपोज हो जाता है। रविंद्र को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे सियालकोट के इंटरोगेशन सेंटर ले जाया जाता है जहाँ रविंद्र से भी हार्ड इंटरोगेशन होती है। लेकिन रविंद्र इतनी आसानी से कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होता। इसके बाद रविंद्र को भी टॉर्चर करना शुरू कर दिया जाता है और वो टॉर्चर उस लेवल का होता है कि ऐसे वीडियो में बता पाना पॉसिबल नहीं। ये टॉर्चर का सिलसिला पूरे 2 साल तक चलता रहता है। लेकिन इन सब के बावजूद रविंद्र अपने मिशन या अपनी कंट्री के बारे में कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करता। यहीं से रविंद्र की लाइफ का सबसे डार्क और सबसे पेनफुल चैप्टर स्टार्ट होता है। 1985 में रविंद्र कौशिक का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चलता है। उन्हें सजाए मौत सुना दी जाती है लेकिन बाद में यह सजा उम्र कैद में रिड्यूस कर दी जाती है। रविंद्र को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब इंडियन गवर्नमेंट और रॉ ने भी उन्हें रिकॉग्नाइज करने से इनकार कर दिया। इंडिया ने कहा हम नहीं जानते रविंद्र कौन है और ना ही वो हमारा सिटीजन है। रविंद्र की फैमिली इंडिया में गवर्नमेंट को कई लेटर्स लिखती रही हेल्प के लिए लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद रविंद्र को 16 साल तक पाकिस्तान की अलग अलग जेल्स में रखा गया। जेल में रहते हुए भी उन्होंने सीक्रेट लेटर्स इंडिया में अपनी फैमिली को भेजे जिसमें अपनी पुअर हेल्थ और ट्रॉमा का जिक्र किया। एक लेटर में रविंद्र लिखते हैं कि क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है, और दूसरे लेटर में लिखते हैं कि अगर मैं अमेरिकन होता तो 3 दिन में ही इस जेल से बाहर आ जाता। नवंबर 2001 में रविंद्र कौशिक की सेंट्रल जेल मियांवाली पाकिस्तान में पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और हार्ट डिजीज की वजह से डेथ हो जाती है। ये न्यूज़ सुनकर उनके फादर JM कौशिक भी शॉक और हार्ट फेलियर की वजह से चल बसते हैं। रविंद्र की मदर अमला देवी ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे लीडर्स को कई लेटर्स लिखे जिसमें उन्होंने रविंद्र के सेक्रीफाइस और गवर्नमेंट की लैक ऑफ सपोर्ट को हाईलाइट किया, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं आया। रविंद्र के भाई RN कौशिक भी गवर्नमेंट को लिखे गए अपने एक लेटर में कहते हैं कि वी डोंट वांट मनी, व्हाट वी वांट फ्रॉम गवर्नमेंट इज रिकॉग्निशन ऑफ द कंट्रीब्यूशन बाय एजेंट्स एज दे आर द रियल फाउंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी सिस्टम। लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता है। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो अपनी जिंदगी का गोल्डन पीरियड अपनी कंट्री के लिए डेडिकेट कर गया, अपनी एक्टिंग स्किल्स और टैलेंट के जरिए कुछ बड़ा कर सकता था, मगर उसने कंट्री के लिए काम करना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा और बदले में न उसे न उसकी फैमिली को कोई सपोर्ट या रिकॉग्निशन नहीं मिली। और ये कहानी सिर्फ रविंद्र कौशिक तक लिमिटेड नहीं है। दुनिया में पता नहीं कितने सीक्रेट एजेंट्स ऐसे ही किसी और कंट्री की जेल में सालों तक बंद रहते हैं और धीरे धीरे सिस्टम के लिए इररिलेवेंट बन जाते हैं। उनकी अपनी कंट्री अक्सर उनके लिए कुछ भी नहीं करती। आप करामत राही का ही केस देख लो। करामत राही एक इंडियन सीक्रेट एजेंट था जो मल्टीपल टाइम पाकिस्तान एंटर करता रहा और काफी वेरिएबल इन्फॉर्मेशन इंडिया तक पहुंचाई। लेकिन फिर एक मिस्टेक की वजह से करामत राही पाकिस्तान की ISI के हाथों पकड़ा गया, जिसके बाद उसकी जिंदगी के 18 साल पाकिस्तान की जेल में गुजरे। जब फाइनली वो रिलीज होता है और इंडिया वापस जाता है तो वो गवर्नमेंट से कंपनसेशन मांगता है, लेकिन कोर्ट साफ मना कर देती है।
अब सवाल ये था, एक आदमी जो कभी कंट्री के लिए अपनी जिंदगी रिस्क पर डाल रहा था, अब क्या करे। मजबूरी में करामत राय को गुरदासपुर शहर में चाय बेचनी पड़ती है। सोचो, जो कभी वन ऑफ द बेस्ट सीक्रेट एजेंट था, आज सड़क के किनारे चाय बेच रहा है। 2016 में करामत राय की भी डेथ हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी उसकी फैमिली को गवर्नमेंट की तरफ से कोई खास सपोर्ट कभी नहीं मिलती। और यहीं पर एक हार्श रियलिटी सामने आती है कि सीक्रेट एजेंट्स जब तक काम के होते हैं हीरोज होते हैं, और जब काम खत्म हो जाता है तो उन्हें धीरे धीरे बुला दिया जाता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इस टाइप की वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।